बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो उम्मीद है कि आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो बातें डिस्कस की थी वो सभी समझ में आ गई होंगी। अब हम आज जो है ब्रीफली रेखीय गति और जो घूर्णन गति को हमने पढ़ा है उसको थोड़ा तुलनात्मक रूप में देखते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें और आसान हो जाएंगी। क्योंकि जो चीजें हम रैखिक गति या ऋजुरेखीय गति में पढ़ते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट, सभी टर्म दूसरे रूप में, दूसरे नाम से यहाँ घूर्णन गति में भी मौजूद हैं। तो जैसे कि वहां विस्थापन को हम यस या यक्स से निरूपित करते हैं, तो यहां विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है, थीटा होता है। वहां हम प्रारंभिक वेग u लेते हैं, तो यहां प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 लेते हैं। वहां अंतिम वेग v लेते हैं, तो यहां पर हम अंतिम वेग जो है ओमेगा लेते हैं। और रेखीय गति में जो त्वरण होता है उसको हम कहते हैं रेखीय त्वरण, है ना? रेखीय त्वरण ए से निरूपित करते हैं। यहां कौन सा त्वरण होता है? कोणीय त्वरण होता है, जिसको हम अल्फा से निरूपित करते हैं। रेखीय वेग जो है, रेखीय वेग कैसे निकालते थे? v बराबर होता था dx बाई dt या ds बाई dt। यहां पर जो कोणीय वेग होगा ओमेगा बराबर होगा d थीटा बाई dt, है ना? अब वहां जो है जड़त्व होता था, है ना? जड़त्व, और जड़त्व की माप जो होती थी वो किससे होती थी? द्रव्यमान से होती थी। यहां पर जड़त्व की जगह पर हम कौन सा जड़त्व कहेंगे? जड़त्व आघूर्ण उसी को बोलेंगे, है ना? जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे और आई से निरूपित करेंगे। और इसका फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला है mr²। यानी जड़त्व आघूर्ण जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, साथ ही साथ जो है उस कण की या उस पिंड की घूर्णन अक्ष से जो है लंबवत दूरी के वर्ग। आर क्या है? उस पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग कर दिया। तो मतलब यहां पर जड़त्व आघूर्ण जो है द्रव्यमान के साथ साथ घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि जड़त्व था केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता था। वहां बल जो था, बल के लिए हम सूत्र F बराबर ma लेते थे, या फिर बल F बराबर जो होता था वो होता था dp बाई dt। p क्या है? रेखीय त्वरण, रेखीय संवेग है। तो यहां पर बल की जगह पर हम नया नाम देंगे बल आघूर्ण, और उसको हम टॉ से प्रदर्शित करेंगे। तो जो काम यहां जड़त्व कर रहा है रेखीय गति में, वही घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का रोल है ना? तो बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है m की जगह क्या आ जाएगा? I, और रेखीय त्वरण की जगह पर आ जाएगा कोणीय त्वरण अल्फा। यहां पर जैसे बल बराबर क्या है? dp बाई dt। संवेग परिवर्तन की दर भी बल के बराबर होती है। तो यहां पर उसी चीज को हम लिखेंगे, भाई बल की जगह क्या आ गया? बल आघूर्ण आ गया। तो यह टॉ बराबर हो जाएगा dl बाई dt। यल क्या है? कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। तो वहां जो बल है वो रेखीय
संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है। यहां पर जो बल आघूर्ण है वो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है। तो यहां पर जो था हमारा रेखीय संवेग जो हुआ करता था, रेखीय संवेग का सूत्र होता था P बराबर होता है m इंटू बी। यहां पर जो कोणीय संवेग होगा उसको हम L या J से प्रदर्शित करते हैं और m की जगह क्या लिखते हैं I और v की जगह पर ओमेगा लिखते हैं। कोणीय संवेग L बराबर I ओमेगा, रेखीय संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग। जहां जहां पर m है वहां पर हम क्या लिख रहे हैं, I लिख रहे हैं। उसी तरह से यहां होती थी गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता था 1/2 m v²। यहां पर जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा कह सकते हैं या खाली गतिज ऊर्जा भी कहें, घूर्णन गतिज ऊर्जा। देखिए 1/2 आएगा ही आएगा, m की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा और v² की जगह पर ω² आ जाएगा। है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि रेखीय गति में है वैसे ही घूर्णन गति में है। वहां क्या होता था, संवेग संरक्षण का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण लगता था और रेखीय संवेग संरक्षण में क्या होता था, रेखीय संवेग संरक्षण होता था। हम क्या लेते थे रेखीय संवेग में, F बराबर 0 है तो यानी बाह्य बल किसी भी पिंड पर या वस्तु पर बाह्य बल न लग रहे हों तो उसका जो है ये रेखीय संवेग नियत रहता है। ये देखिए ना, यहां से F बराबर, F को 0 कर दिया, dp/dt = 0। तो जब यहां रेखीय संवेग को क्या कहते हैं, P ही तो कहते हैं। तो F बराबर 0 है तो P क्या होगा, नियतांक होता था। ठीक उसी तरह से यहां पर कोणीय संवेग संरक्षण होगा और यहां पर बल की जगह पर क्या आ जाएगा, बलाघूर्ण आ जाएगा। तो बलाघूर्ण यदि 0 है, यदि बाह्य बलाघूर्ण 0 है, टॉ बराबर 0 है, इस देखिए फार्मूले से, तो क्या होगा, टॉ बराबर है dL/dt। यदि बाह्य बलाघूर्ण नहीं लग रहा है तो क्या होगा कि dL/dt बराबर 0 या कहें L एक नियतांक होगा, मतलब उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा यदि बाह्य बलाघूर्ण नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो चीजें यहां पर किसी एक नाम से हैं, ठीक वैसे ही फार्मूले हमने प्राप्त किए हैं घूर्णन गति में भी। ठीक वैसे ही फार्मूले हैं जैसे वहां हम रेखीय गति में प्राप्त किए हैं, वैसे ही उसी प्रकार के फार्मूले यहां भी प्राप्त हुए हैं। बस जहां जहां वहां द्रव्यमान आया है वहां यहां कोणीय घूर्णन गति में हमने उसकी जगह पर I यानी m की जगह पर I लिखा है। तो देख सकते हो जितने भी सूत्र हैं वो उसी तरह से परिवर्तित हो गए हैं। जहां जहां यम आया है वहां वहां हमने I यानी जड़त्वाघूर्ण को लिख दिया है। अब जैसे वहां पर हम कार्य निकालते थे, है ना, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहां पर भी हम कार्य निकाल सकते हैं, घूर्णन गति में भी कार्य निकाल सकते हैं। और वो क्या हो जाएगा देखिए जरा, यहां पर कार्य बराबर होता है, कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, है ना। ठीक, यानी W बराबर हो गया F इंटू x। तो यहां पर कार्य बराबर हो जाएगा, या W = F dx भी लिखा होगा, है ना। तो यहां पर कार्य W बराबर हो जाएगा, बल की जगह क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण गुणा विस्थापन, यहां पर होगा कोणीय विस्थापन। यानी
बल आघूर्ण टॉ इंटू डी थीटा हो जाएगा डब्ल्यू। शक्ति P बराबर होता था वहां F इंटू बी, यहां पर शक्ति जो है P बराबर होगा, बल की जगह क्या हो जाएगा, बलागुण, और वेलोसिटी की जगह पर यहां रेखीय वेग है, यहां पर कोणीय वेग हो जाएगा। देखिए ठीक वैसे ही फार्मूले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी जो भी फार्मूले और भी हैं, कोई एक दो छूट गए हों तो उनमें भी देखिएगा इसी तरह की समानता है। तो आज का मेन जो टॉपिक है वो है हमारा दृढ़ पिंडों का संतुलन। इसको जरा डिटेल में समझिएगा, अच्छा लगेगा। तो आइए हम दृढ़ पिंडों के संतुलन के बारे में समझते हैं। ये क्या होता है और कैसे निर्धारण होता है कि कोई पिंड, वस्तु या निकाय संतुलन की अवस्था में या कहें साम्यावस्था में है या नहीं, ये कैसे निर्धारित किया जाता है। देखिए कोई भी रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड जो है वो संतुलन की अवस्था में है, यानी उसके संतुलन का परीक्षण करने के लिए हमें उसमें दो प्रकार का संतुलन देखना पड़ता है। पहला संतुलन हम देखते हैं कि क्या वो स्थानांतरण संतुलन में है। दूसरा जो है हम चेक करते हैं कि क्या वो घूर्णी संतुलन में है। जब कोई पिंड, निकाय या वस्तु इन दोनों प्रकार के संतुलन में होता है तो हम कहते हैं कि हां यह पिंड, यह वस्तु या यह निकाय संतुलन की अवस्था में है। दोनों चीजें साथ साथ चेक करनी पड़ती हैं, मतलब स्थानांतरण संतुलन में होना चाहिए और घूर्णी संतुलन में होना चाहिए। दोनों जब संतुलन में होगा तो हम कहेंगे ये पिंड, ये निकाय, ये वस्तु संतुलन में है, साम्यावस्था में है। अब हम डिटेल में बात करेंगे, यही बात हमने लिख रखी है। किसी दृढ़ पिंड की संतुलन की अवस्था या उसको हम साम्यावस्था भी कहते हैं, साम्यावस्था का परीक्षण करने के लिए हमें यह देखना होता है कि क्या पिंड में निम्न दो प्रकार के संतुलन हैं या नहीं है। पहला स्थानांतरण संतुलन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम उसमें है या नहीं है, और दूसरा देखते हैं क्या घूर्णी संतुलन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। जब दोनों तरह की इक्विलिब्रियम होती हैं, दोनों तरह की साम्यावस्था होती है, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये पिंड, ये निकाय, ये वस्तु संतुलन की अवस्था में है। तो सबसे पहले हम स्थानांतरण संतुलन को समझते हैं, ये क्या होता है। स्थानांतरण संतुलन, इसको डिटेल में समझते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहां लिखा हुआ है। यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहता है या वह एक समान गति से एक दिशा में गति कर रहा है, तो वह उसी वेग से उसी दिशा में चलता रहता है। तो उसमें स्थानांतरण संतुलन की अवस्था
होती है। और यहां पर ये चीज मेंटेन रखने के लिए, ऐसा होने के लिए कि मतलब वो वस्तु या पिंड स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहे, गतिमान है तो एक ही दिशा में समान वेग से गति करता रहे, तो संतुलन तो है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए पिंड पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। सदिश योग जो है शून्य होना चाहिए। यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहता है, या वह एक समान गति से एक दिशा में गति कर रहा है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में चलता रहता है, तो उसमें स्थानांतरण संतुलन की अवस्था होती है। इसके लिए पिंड पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग होना क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तभी ये चीज मेंटेन हो पाएगी। मतलब स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगा। कब? जब बाह्य बलों का सदिश योग शून्य हो। उसी तरह से यदि वो गतिमान है तो वो उसी दिशा में लगातार उसी वेग से गति करता रह रहा है, तो भी उस पर लगने वाले बाह्य बलों का परिणामी मान या बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। तो स्थानांतरण संतुलन के लिए क्या होना चाहिए कि पिंड पर बाह्य बलों का, लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। तो यहां पर दो बातें ली गई हैं। एक तो है स्थिर अवस्था, दूसरी है एक समान वेग से गतिशील। यानी वस्तु स्थिर है तो भी उसमें साम्यावस्था होगी, संतुलन की अवस्था होगी, और यदि वस्तु एक समान वेग से एक ही दिशा में गतिमान है तो भी उसमें संतुलन की अवस्था कही जाएगी, स्थानांतरण संतुलन उसमें होगा। यदि स्थिर अवस्था में है तो उसको हम स्थैतिक संतुलन की अवस्था कहते हैं, और यदि वो गति अवस्था में होती है तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम या कहें गत्यात्मक संतुलन कहते हैं। स्थिर अवस्था में है तो स्थैतिक संतुलन की अवस्था होगी, और यदि वो गतिशील है एक समान वेग से एक दिशा में तो उसमें गत्यात्मक संतुलन होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी। लेकिन दोनों प्रकार की, स्थिर अवस्था में या गतिमान अवस्था में, संतुलन के लिए उस पिंड पर, उस निकाय पर, उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। अब ये जो स्थानांतरण की बात हुई है, यहां पर जो वस्तु स्थिर अवस्था में है, इस जो मतलब ये स्थानांतरण संतुलन भी दो तरह का होता है। एक तो हमने कहा स्थैतिक संतुलन, कब? जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। दूसरा है गत्यात्मक संतुलन, जब वस्तु में गति होती है, एक समान गति से एक ही दिशा में गतिमान रहती है, तो स्थानांतरण संतुलन दो तरह का हो गया। यानी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो संतुलन में होगी, कब? जब उस पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग शून्य हो। और उसी तरह से यदि वो गति अवस्था में है, एक समान वेग से एक ही दिशा में गतिशील है, तो उसमें गत्यात्मक यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी। इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब स्थैतिक संतुलन तीन प्रकार का होता है। इस स्थानांतरण संतुलन में स्थैतिक संतुलन यानी वस्तु स्थिर अवस्था में है। देखिए, दोनों में ये तो कंफर्म है कि उस पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्थैतिक संतुलन की। ये बार बार केस आता है, इसलिए हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्थैतिक संतुलन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है।
स्थैतिक संतुलन 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक संतुलन तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थायी संतुलन। यदि इसको कैसे चेक करते हैं कि स्थायी संतुलन में है या नहीं है? यदि पिंड को अपनी संतुलन की अवस्था से थोड़ा विस्थापित कर दिया जाए और वह अपनी पूर्व स्थिति में लौटने का प्रयास करे तो पिंड में स्थायी संतुलन होता है। हम मान लिया वस्तु या पिंड स्थायी संतुलन की अवस्था में, कैसे चेक करेंगे? उसका चेक करने का तरीका है उसको थोड़ा सा विस्थापित कर दीजिए उस अवस्था से, और यदि पिंड विस्थापित होने के बाद पुनः अपने आप पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयास करे तो समझ जाइए कि ये स्थायी संतुलन की अवस्था है। उदाहरण जरा देखिए, समझिए जरा चित्र से। जैसे मान लिया ये है कोई बर्तन, कटोरा है टाइप का, यहां पर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अब हमने इस बॉल को थोड़ा विस्थापित कर दिया इस तरफ को और छोड़ दिया, है ना। जब इसको हमने दाहिनी तरफ थोड़ा विस्थापित किया, छोड़ दिया, तो ये क्या करेगी? बॉल यहां गई, है ना। अब ये बॉल पुनः वापस इसी स्थिति में लौटने का प्रयास अवश्य करेगी। अर्थात जब ये बॉल ए स्थिति में थी तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था में थी, क्योंकि यदि बॉल को हमने थोड़ा सा विस्थापित किया और छोड़ा तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटने का प्रयास कर रही है। अर्थात इसका संतुलन जो था वो स्थायी था। देखिए बहुत आसान है, कितना अच्छा है उदाहरण है ना। तो ये पहचान है स्थायी संतुलन की अवस्था में। और क्या होता है? स्थायी संतुलन में पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो ये तो परीक्षण हो गया कि कैसे हम परीक्षण करेंगे कि स्थायी संतुलन में है या नहीं है। दूसरा जो संतुलन है वो होता है अस्थायी संतुलन। स्थैतिक संतुलन का दूसरा पार्ट है अस्थायी संतुलन। तो इसको देखिए, यदि पिंड को अपनी संतुलन की अवस्था से थोड़ा विस्थापित किया जाए और पिंड पुनः और अधिक विस्थापित होता चला जाए तो पिंड में अस्थायी संतुलन होता है। यहां पर
पिंड को हमने विस्थापित किया, पिंड वापस नहीं लौट रहा है और आगे उसी दिशा में विस्थापित होता चला जा रहा है। देखिए जरा इसका उदाहरण देखिए। अब हमने कटोरे को उल्टा रख दिया, ऐसे रख दिया। बॉल को हमने यहां पर रखा, ठीक बीचों बीच में बॉल को धीरे से कोशिश करके हमने उसके ऊंचाई वाले स्थान पर रख दिया। बॉल रखी हुई है, इस पर लगने वाले बलों का मान, बाह्य बलों का मान 0 है। वस्तु रुकी हुई है, स्थिर अवस्था में है, ठीक है, यानी संतुलन है लेकिन अस्थायी है। कैसे चेक करेंगे? अब बॉल को थोड़ा डिस्टर्ब कर दीजिए, जरा सा हिला दीजिए, तो वस्तु जो होगी, ये बॉल जो होगी, ये लगातार इसी दिशा में चलती चली जाएगी, वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। अर्थात ये स्थिति जो है बॉल की अस्थायी संतुलन की अवस्था थी, क्योंकि हमने जब इसको डिस्टर्ब किया तो ये वापस नहीं लौटी है और आगे ही बढ़ती चली गई। तो ये हो गई पहचान अस्थायी संतुलन की। और इसमें पिंड की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, कहें बढ़ती जाती है। इसमें पिंड की स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाती है, कहें या कहें अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। एकदम आसान पहचान है। थोड़ा विस्थापित किया जाए और पिंड पुनः और अधिक विस्थापित होता चला जाए तो पिंड में अस्थायी संतुलन होता है। इसमें पिंड की स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाती है या कहें अधिकतम होती है। अब एक और संतुलन होता है जिसको हम कहते हैं तटस्थ संतुलन। तीसरे प्रकार का संतुलन है तटस्थ संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहां पर यदि पिंड को अपनी स्थिति से थोड़ा सा, यदि पिंड को अपनी स्थिति, जो तटस्थ संतुलन की स्थिति है उससे यदि पिंड को अपनी स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और पिंड पुनः नई स्थिति में भी संतुलन में रहे या कहें संतुलन में आ जाए तो पिंड में तटस्थ संतुलन की स्थिति होती है। तटस्थ संतुलन होता है यदि पिंड को अपनी स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और पिंड पुनः नई स्थिति में भी संतुलन में आ जाए तो पिंड में तटस्थ संतुलन होता है। इसके लिए उदाहरण देखिए, जैसे मान लिया ये एक समतल है तल, बॉल रखी हुई है ये। अब हमने बॉल को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, बॉल इस नई स्थिति में आ गई। अब बॉल न तो वापस लौट रही है, न आगे जा रही है, फिर वहीं पर रुक गई, फिर विस्थापित किया, फिर रुक गई अपनी जगह पर, न आगे जा रही है न पीछे लौट रही है। तो ऐसा संतुलन जो होता है स्थिर अवस्था में, ऐसा संतुलन तटस्थ संतुलन कहलाता है। तो इस तरह से स्थानांतरण संतुलन में जो स्थैतिक संतुलन होता है वो 3 प्रकार का होता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे दूसरी जो है स्थिति संतुलन चेक करने की है। यानी वस्तु संतुलन में है तो बताया गया है कि उसमें 2 प्रकार का संतुलन होना चाहिए। एक तो स्थानांतरण संतुलन होना चाहिए, दूसरा गुणी संतुलन होना चाहिए। तो गुणी संतुलन के लिए क्या होगा, देखिए गुणी संतुलन, यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वह उसी स्थिति में
उसी स्थिति में रहता है और यदि वह किसी अक्ष के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से गतिमान है और वह उसी गति से उसी दिशा में घूर्णन करता रहता है, घूर्णन करता रहता है, तो उसमें घूर्णी संतुलन होता है, घूर्णी संतुलन होता है। और इसके लिए उस पिंड पर लगने वाले बाह्य बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। तो घूर्णी संतुलन के लिए वस्तु पर या पिंड पर या निकाय पर लगने वाले बाह्य बलागुणों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। तो यदि हमें किसी पिंड का संतुलन की अवस्था चेक करनी है तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वो स्थानांतरण संतुलन की अवस्था में है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा क्या उस पर लगने वाले बाह्य बलों का योग शून्य है या नहीं है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या पिंड घूर्णी संतुलन की अवस्था में है, और उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या पिंड पर लगने वाले बाह्य बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य है या नहीं। यदि सदिश योग शून्य होगा तो वो घूर्णी संतुलन में होगा। तो किसी की संतुलन की अवस्था चेक करने के लिए दोनों प्रकार की ये संतुलन साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्थानांतरण संतुलन में है, हम उसको डिक्लेयर कर दें कि वो संतुलन की अवस्था में नहीं। फिर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो घूर्णी संतुलन में भी है। जब दोनों संतुलन होते हैं तभी हम कहते हैं कि ये पिंड जो है संतुलन की अवस्था में है। तो चेक करने का तरीका घूर्णी संतुलन का क्या है कि हमें देखना पड़ता है कि पिंड पर, निकाय पर, वस्तु पर लगने वाले बाह्य बलागुणों का मान शून्य होना चाहिए। या इसको हम दूसरे तरह से भी लिखते हैं, यदि किसी निकाय या पिंड पर किसी दिए गए स्थिर बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग बल आघूर्णों का, या तो ये देखिए या फिर दूसरे शब्दों में हम ये घूर्णी संतुलन के लिए ये देखें, यदि किसी निकाय या पिंड पर किसी दिए गए स्थिर बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। यानी घूर्णी संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, किसी निकाय या पिंड पर किसी दिए गए स्थिर बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। अब इसको भी समझ लीजिए ये क्या कहा जा रहा है। देखिए मान लिया ये रॉड है, ठीक है, अब ये इस बिंदु पर रखी हुई है, ये बिंदु O है।
यहाँ पर एक बल इस तरफ को लग रहा है F1 और ये स्थिर बिंदु से इसकी दूरी L1 है। यहाँ पर एक बल या बल इधर लग रहा है जिसका मान F2 है और ये दूरी जो है स्थिर बिंदु के सापेक्ष ये L2 है। तो जो बताया जा रहा है किसी निकाय या पिंड का पर किसी दिए गए स्थिर बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। तो ये स्थिर बिंदु O हो गया और इसके सापेक्ष लगने वाले बलों का हम बल आघूर्ण निकालेंगे। तो बल आघूर्ण मतलब ये रॉड एकदम सीधी रखी रहेगी कब? जब इस बल का बल आघूर्ण और इस बल का बल आघूर्ण दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो देखिए ये जो बल है इसको रॉड को इस तरफ को घुमाने की कोशिश करता है, इसको कहते हैं वामावर्त दिशा। और ये पिंड इस रॉड को इस तरफ को घुमाने का करता है दक्षिणावर्त दिशा। तो यहां पर जो टॉर्क लग रहा है बल आघूर्ण की दिशा क्या है? वामावर्त है। बल आघूर्ण जो लग रहा है वो वामावर्त, यहां पर बल आघूर्ण लग रहा है वो दक्षिणावर्त है। और बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं? बल आघूर्ण देखिए F1 इंटू L1, इसकी दिशा है वामावर्त। ये τ1 हो गया और वामावर्त दिशा के बल आघूर्ण को धनात्मक लेते हैं, इसका मान जो है धनात्मक लिया जाता है। दूसरा बल आघूर्ण ये वाला बल लगा रहा है, बल आघूर्ण τ2 बराबर हो जाएगा F2 इंटू L2। ये जो है दक्षिणावर्त है और इसकी दिशा जो वो इसका चिन्ह जो लिया जाता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। अतः इन दोनों बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मतलब F1 संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? संतुलन के लिए F1 इंटू L1 माइनस F2 इंटू L2 बराबर शून्य होना चाहिए, क्योंकि ये ऋणात्मक लिया गया है तो माइनस कर दिया। तो दोनों जो है बल आघूर्णों का हमने योग निकाला, पहले तो मान निकाला, चिन्ह सहित मान निकाला, उसका फिर बीजगणितीय योग कर दिया, शून्य आना चाहिए। तो ये रॉड जो होगी इस बिंदु पर सीधी टिकी रहेगी, यानी संतुलन की अवस्था में होगी। तो इस तरह से हमने जो है दृढ़ पिंडों का संतुलन समझा। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, वो है आनत तल पर बिना फिसले किसी पिंड के लुढ़कने की शर्त। ये लिखा हुआ है, अगली हेडिंग हमारी ये है, आनत तल पर बिना फिसले किसी पिंड को लुढ़कने की शर्त। ये हेडिंग है, इसका डिस्कशन इधर कर रहे हैं। देखिए ये हमने आनत तल बना लिया, यहां पर कोई गोलीय परिच्छेद का पिंड रखा है जिसका कि द्रव्यमान m है और ये क्षैतिज तल से आनत तल क्षैतिज तल से थीटा कोण बना रहा है। यही बात लिख दीजिए, माना कोई गोलीय परिच्छेद का पिंड जिसका द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है, इसे किसी आनत तल पर लुढ़कने के लिए रखा गया है। आनत तल पर, आनत तल क्षैतिज से, आनत तल का क्षैतिज से झुकाव, क्षैतिज से झुकाव
थीटा है। ये बात हमने माना कोई गोलीय परिच्छेद का पिंड जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है तथा त्रिज्या r है, इसे किसी आनत तल पर लुढ़कने के लिए रखा गया है। आनत तल का क्षैतिज तल से झुकाव थीटा है। अब इस पर लगने वाले बलों की बात करते हैं। पिंड पर क्या कहें, पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाले बल। नंबर 1, इसका भार लग रहा होगा नीचे की तरफ, इसको कहेंगे हम mg। पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे, भार कितना होगा, mg होगा, और ये होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और लग रहा है। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा अनंत तल है ये प्रतिक्रिया बल लगाएगा, और इस प्रतिक्रिया बल को हम दिखाते हैं चित्र में। देखिए ये लंबवत लगता है तल के, ऐसे चित्र बनाना है, और यहां पर हम प्रतिक्रिया बल को कैपिटल N से प्रदर्शित कर रहे हैं, R नहीं ले रहे हैं क्योंकि R हमने त्रिज्या ले ली है इसकी, इसलिए तो ये कोण थीटा होता है। अब mg के दो घटक निकालेंगे, एक तो हो जाएगा mg cos थीटा, और एक इस तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा, अब यहां पर घर्षण भी लग रहा होगा। घर्षण बल जो इस पिंड और अनंत तल के बीच जो घर्षण लगेगा वो हम ले रहे हैं, जो गति का विरोध करेगा वो Fs होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो एक भार तो हो गया, एक बल हो गया। दूसरा बल क्या है, अनंत तल के लंबवत प्रतिक्रिया बल। जिसको हमने N लिया हुआ है ये। और तीसरा जो है घर्षण बल, स्थैतिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल Fs, और ये किस तरफ लग रहा है, अनंत तल के समांतर और ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। ये तीन बल लग रहे हैं चित्र में। mg लग रहा है भार, प्रतिक्रिया बल N, और Fs घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल। अब हमने यहां पर mg को जो है, भार को जो है दो आयताकार घटकों में वियोजित कर दिया है, वो चित्र में बना दिया है। अब क्या होगा कि जो बल अनंत तल के समांतर नीचे की ओर लगेगा, भाई पिंड क्या है, ये नीचे की तरफ आएगा, है ना, तो अनंत तल के समांतर नीचे की ओर लगने वाला परिणामी बल पिंड में त्वरण A उत्पन्न करेगा। क्या करता है, लिख दीजिए। तो परिणामी बल नीचे की तरफ इस दिशा में क्या लग रहा है, देखिए जरा, देखिए नीचे की तरफ जो बल लग रहा है mg sin थीटा, और इसका विरोध कर रहा है Fs, बराबर है, क्या करेगा, ये त्वरण उत्पन्न करेगा। ये परिणामी बल है भाई, एक बल वो नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, दोनों का नेट जो बल होगा, परिणामी बल होगा, वही तो त्वरण उत्पन्न करेगा, नीचे की तरफ लुढ़केगा पिंड, है ना, और वो हो जाएगा ma के बराबर। ये समीकरण हमारी 1 हो गई। तो समीकरण 1 को यहां नोट कर देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। mg sin थीटा माइनस Fs बराबर है ma, समीकरण नंबर 1। अच्छा, और अनंत तल के, चूंकि अनंत तल के लंबवत कोई त्वरण नहीं है, कोई त्वरण नहीं है,
अतः लंबवत बल कौन लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n बराबर शून्य के। कोई त्वरण नहीं, तो एम ए नहीं होगा, यहां पर शून्य होगा क्योंकि कोई गति इस दिशा में तो हो नहीं रही है। यानी n का मान हमारा ये हो गया, n बराबर हो गया mg cos थीटा, ये समीकरण नंबर 2 हो गए। n बराबर हो गया mg cos थीटा, ये समीकरण नंबर 2। अच्छा, अब क्या है कि जो घर्षण बल लग रहा है वही तो इसको लुढ़काएगा, फिसलने से रोकेगा। तो घर्षण बल इस पिंड पर एक बल आघूर्ण लगाएगा। ये पिंड देखिए अपने केंद्र, जो कि द्रव्यमान केंद्र है, उस केंद्र के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूर्णन करेगा। तो घर्षण बल का द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण निकालते हैं। घर्षण बल द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण टॉ बराबर हो जाएगा बल क्या है, घर्षण बल है, और गुणा घूर्णन अक्ष केंद्र से पास हो रहा है। इसकी त्रिज्या क्या ली है हमने, आर ली है। तो घूर्णन अक्ष से बल, इस बल की लंबवत दूरी देखिए, बल ये है, एफ एस है, और घूर्णन अक्ष से दूरी आर है। तो जो बल आघूर्ण होता है, बल गुणा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी आर हो गई। अच्छा, एक सूत्र और होता है बल आघूर्ण का, है ना। बल, क्योंकि बल आघूर्ण बराबर टॉ बराबर होता है आई अल्फा, है ना। तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर कर दीजिए। तो एफ इंटू आर बराबर हो गया आई इंटू एल्फा के। तो एफ यस बराबर हो गया आई एल्फा अपान आर, और एल्फा बराबर होता है ए अपान आर, क्योंकि एल्फा बराबर होता है ए बटे आर। तो ये एफ एस का मान हो गया आई ए बटे आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। एफ एस बराबर है आई ए बटे आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। यही जो घर्षण बल है जो इसको लुढ़कने से रोकता है, यहां नोट कर सकते हैं। यही आवश्यक घर्षण बल है जो पिंड को फिसलने से रोकता है, नहीं, पिंड को फिसलने से रोकता है, फिसलने से रोकता है, यानी वो बिना फिसले लुढ़कता है, रोलिंग करता है। यही आवश्यक घर्षण बल है जो पिंड को फिसलने से रोकता है। अच्छा, यदि हम इसका मान समीकरण 1 में रख दें, एफ का मान समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपान आर स्क्वायर बराबर हो गया एम इंटू ए। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा एम ए, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आई ए बटे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, है ना। ए कॉमन ले लिया क्योंकि हमें त्वरण मालूम करना है, तो हो गया एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर। आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है पिंड का, एम जी साइन थीटा हो गया। ठीक है ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम त्वरण का मान निकाल लेते हैं। त्वरण का मान ए बराबर हो गया एम जी साइन थीटा बटे एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर। ये त्वरण का मान हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। समीकरण नंबर 4 देखिए, ये आ गई है समीकरण नंबर 4। ये मैंने पहले से ही नोट कर रखी थी। समीकरण नंबर 4। अब हम यहां पर
जो है आई का मान किसी भी पिंड का जनरल जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है वो एम के स्क्वायर होता है। सिंस आई बराबर होता है एम के स्क्वायर, यहां रख देते हैं तो एक नया सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। वैसे ये है क्या? पिंड का त्वरण है जो कि आनत तल पर रखा गया है, उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण है। तो ए बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा बटे एम प्लस एम के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर हम एम कॉमन ले सकते हैं, तो एम जी साइन थीटा बटे एम कॉमन ले लिया तो 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, एम कट जाएगा तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास, ए बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला तब यूज प्रयोग होगा जब हमें उसकी घूर्णन त्रिज्या मालूम हो, समीकरण नंबर 5। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये तो जनरल सूत्र आ गए, है ना। देखिए एक तो त्वरण का सूत्र आ गया किसी भी पिंड के लिए आनत तल पर फिसलने बिना फिसले लुढ़कने का त्वरण है, ये जो है घूर्णन त्रिज्या के टर्म में है। अब यदि हम कोई पिंड निश्चित पिंड ले लेते हैं, हम पिंड लेते हैं कौन सा, मान लिया ठोस बेलन है, ठोस बेलन के लिए निकाल देते हैं, ठोस बेलन के लिए। तो इस तरह से किसी भी पिंड के लिए हम त्वरण का मान और घर्षण का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ठोस बेलन के लिए आई बराबर होता है एम के स्क्वायर। तो ठीक है, समीकरण ये जो हमारी 4 आई है उसमें मान रखते हैं, समीकरण 4 से। तो देखिए त्वरण का मान, ठोस बेलन में त्वरण का मान क्या आएगा वो देखिए पता लग जाएगा। ए बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा बटे एम प्लस एम के स्क्वायर बटे 2r स्क्वायर। एम ठोस बेलन के लिए एम आर स्क्वायर होता है। ठोस बेलन की का जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, न कि एम के स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए जब हमने आई का मान रख दिया यहां पर ठोस बेलन के लिए तो आर स्क्वायर कट गया और एम कॉमन हो गया, तो एम जी साइन थीटा बटे एम कॉमन है 1 प्लस 1/2। तो देखिए ये जो आ गया बेलन के लिए, एम कट गया, इसको हल करिए तो ए का मान आ गया 2 × 2 = 3/2, 2 पर चला जाएगा, 2/3 जी साइन थीटा हो गया। यह किसी ठोस बेलन में आनत तल पर यह किसी ठोस बेलन में आनत तल पर रखे जाने पर उत्पन्न त्वरण का मान, यानी ठोस बेलन में इतना त्वरण उत्पन्न होगा। अब इसके लिए हम घर्षण का मान ज्ञात करते हैं, ठोस बेलन के लिए ही घर्षण का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये त्वरण है तो एफ आवश्यक घर्षण बल, समीकरण इसके लिए हम प्रयोग करेंगे 3 से। एफ बराबर हो जाएगा I/r² और ए का मान कितना है ये रख देंगे, है ना, जो अभी आया है। तो 2/3 जी साइन थीटा, और आई का भी मान रखिए, ठोस बेलन के लिए रखना है तो आई का मान होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, तो 1/2 एम आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणा 2/3 जी साइन थीटा। तो 2 कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 1/3
एफ एस का मान आ गया 1/3 mg साइन थीटा। ये बेलन के लिए आवश्यक घर्षण बल है। यह ठोस बेलन के लिए आवश्यक घर्षण बल का मान है। यानी बिना फिसले वो लुढ़कता है तो बेलन पर कम से कम इतना घर्षण बल लगना ही चाहिए। अब यदि हम इसकी तुलना कर दें इससे, देखिए, क्योंकि घर्षण गुणांक ज्ञात करना है ना ठोस बेलन के लिए, तो देखिए क्या करेंगे हम। एफ एस बराबर होता है म्यू इंटू एन, क्या कहें, म्यू एस इंटू एन, म्यू आर होता है ना। तो एफ एस का मान तो ये हो गया 1/3 mg साइन थीटा, और म्यू एस तो रहेगा, एन का मान क्या है, mg कॉस थीटा है, mg कॉस थीटा है। m से m कट गया, g से g कट गया, तो म्यू एस बराबर हो गया, देखिए कॉस थीटा को इधर भेज दीजिए तो 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो म्यू एस बराबर हो गया 1/3 टेन थीटा। यह ठोस बेलन के लिए आवश्यक घर्षण गुणांक का मान है। यानी इतना घर्षण गुणांक है तो ठोस बेलन बिना फिसले जो है उस पर लुढ़केगा। तो इस तरह से किसी भी पिंड जिसकी आपको जड़त्व आघूर्ण का सूत्र मालूम है तो समीकरण 4 और समीकरण 3 में रख करके हम उसके लिए आवश्यक घर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा उस पर्टिकुलर पिंड में। गोला है तो गोले का हमें जो है जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लेना पड़ेगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर पिंड के लिए जो है हम अलग अलग जो है त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, आवश्यक घर्षण बल ज्ञात कर सकते हैं और घर्षण गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।